गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ समसामयिकी के अंतर्गत बहुआयामी गरीबी सूचकांक अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर मिलता रहे। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्तमान में देखा जाए तो एक मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज चलाई जा रही है। साथ में एक प्रैक्टिस सीरीज है जो विशेष तौर पर टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। और साथ में यहाँ पर कुछ समसामयिकी से संबंधित तथ्य की भी चर्चा की जा रही है, जो विशेष तौर पर यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रख करके तैयार की जा रही है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज समसामयिकी के अंतर्गत बहुआयामीय गरीबी सूचकांक अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और इसके विषय में एक और टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे अलग से, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर आज अभी तो यहाँ पर चर्चा होगी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। हाल फिलहाल में एक इस पर रिपोर्ट आई है, पब्लिश हुई है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे यह जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, अगर इसके विषय में हम डिटेल में डिस्कशन करें तो वैसे यह देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत जारी किया जाने वाला एक इंडेक्स है, अर्थात जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसका पब्लिश अगर देखा जाए तो 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के प्रयास से इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन कालक्रम में इसमें कई और पॉइंट जोड़े गए हैं और उसी में एक पॉइंट जोड़ा गया था जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अर्थात मानव का जो विकास सूचकांक है, इस मानव के विकास के सूचकांक को और ज़्यादा सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए एक नया आधार जोड़ा गया। कब? 2010 में। और उस आधार का नाम रखा गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जबकि प्रारंभ में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट जारी होती थी उसमें देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा था और पर कैपिटा इनकम था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। तो ये दो तीन आइटम थे जिसके आधार पर, दो तीन आइटम हम नहीं कह सकते बल्कि दो तीन आधार थे, तीन आधार थे बेसिक, जिसके आधार पर यह कैलकुलेशन किया जाता था। लेकिन 2010 से इसी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कुछ आयाम को अलग से जोड़ा गया और उसी में एक आयाम था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे जिसमें जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो वो भी सब बातें होंगी। लेकिन अभी तो यहाँ पर गरीबी सूचकांक की बात हो रही है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। यह कब शामिल किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में? तो 2010 में। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब से पब्लिश होती है? तो 1990 से होती है। इसके प्रयास से अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के प्रयास से। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं जो हमको ध्यान में रखना है। इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तहत हमको क्या करना होता है? इसमें तीन आयाम को जोड़ा गया है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर। अर्थात जो हमारे अतीत से एक हमारा था जो जीवन प्रत्याशा या जिसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर हमने कहा था एक था पर कैपिटा इनकम और एक थी शिक्षा। तीन पार्ट प्रारंभ से थे, एक पार्ट था शिक्षा, एक था जीवन प्रत्याशा और एक पार्ट था तो कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ये तीन पार्ट पहले से आ रहे थे, एक नया आयाम जोड़ दिया गया जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। और इसके तहत क्या क्या ऐड किया गया? स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा, शिक्षा को ध्यान में रखा जाएगा और रहन सहन को ध्यान में रखा जाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अब जो मानव का विकास का सूचकांक है यह और ज़्यादा सुदृढ़ता को प्राप्त करेगा। साथ में आप देखेंगे जिसमें हम लोग महिलाओं को अलग से एक कह सकते हैं कैटेगराइजेशन करके उनको भी हम इस इंडेक्स में शामिल करेंगे। वो सब भी चर्चाएं होंगी, लेकिन यहाँ पर तो उसकी चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। तो यह तथ्य आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिंपल है कि अपने देश से गरीबी को समाप्त करना है, अर्थात जो हमारे देश में बहुआयामी गरीबी है इसको समाप्त करना है। और इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत ने क्या किया है? भारत का नीति आयोग जो है, जो इस कह सकते हैं
पर्टिकुलर इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक को देखता है, उसी की यह नोडल बॉडी है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है किसके द्वारा यह क्रियान्वित किया जा रहा है, तो नीति आयोग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत जो है, एक तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं जितने सदस्य राष्ट्र हैं यूनाइटेड नेशन के, सभी सदस्य राष्ट्रों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहां पर रिपोर्ट जारी होती। लेकिन भारत ने स्वयं अपना एक अलग से इंडेक्स जारी करता है कि जिससे हम भारत में यह जज कर सकें कि हमारे राष्ट्र के राज्यों में क्या स्थिति है गरीबी को लेकर के। तो इसीलिए जो भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसमें भारत ने 3 आयाम लिए हैं। और ये 3 आयाम कौन कौन से हैं? इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है एवं रहन सहन है। अर्थात जो यह ऊपर बताया गया वही यहाँ पर भी है, लेकिन इसको 12 उपभागों में विभक्त करके इसका पर्टिकुलर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। किसके माध्यम से? नीति आयोग के माध्यम से, भारत के राज्यों के मध्य में। यहां पर जो रिपोर्ट आई है यह 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा जारी की गई है। अर्थात इस समीक्षा का नाम ही है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या प्रोग्रेस रिव्यू 2023। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की दूसरी रिपोर्ट आई है, इसका क्या नाम है या किस नाम से आई है, तो ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यह दूसरा संस्करण है। अभी तक ऐसा संस्करण 2 बार आ चुका है। इससे पहले जो संस्करण आया था, यह संस्करण आपको देखने को मिलेगा जो 2000 कह सकते हैं 19 में आया था। कब आया था? 2019 में। लेकिन यह रिपोर्ट कब आई है? 2000 मतलब देखिए यहाँ पे है, इस रिपोर्ट का जो पहला संस्करण 2021 का है, लेकिन अब की बार जो आया ये है 2023 का। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि रिपोर्ट भले 2023 या 2021 का है, लेकिन जो इसमें आंकड़े शामिल किए जाते हैं, आंकड़े अतीत के होते हैं, पुराने आंकड़े होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है जो नवीनतम रिपोर्ट अर्थात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 रहा है, जिसको हम कहते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको भी इसमें शामिल किया गया। अर्थात 2019-21 का आंकड़ा इसमें शामिल किया गया है। तो इसी पर आधारित है, इसी आधार पर हमने कहा है कि जो 2023 का रिपोर्ट हम देख रहे हैं, इसमें कब तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं, तो 2019 से लेकर के 2021 तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं। और जो 2021 में जारी किया गया था पहला संस्करण, उसमें कौन से आंकड़े रहे होंगे, तो उसमें आंकड़े जो आपके थे वह आंकड़े आपके पुराने वाले रहे होंगे। अर्थात जो इससे पूर्व जारी किया गया था 2015 और 16 के, इसके आंकड़े इसमें शामिल किए गए थे। तो खैर आपको यह ध्यान रखना है कि भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल या राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसकी दूसरी समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है। पहली 21 में की गई थी, दूसरी 2023 में की गई। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और वैसे इसको कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कब शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया। कुछ चुनिंदा पॉइंटों को हमको याद रखना है, सब कुछ तो याद नहीं करना है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा डीप अगर अध्ययन हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर साथ में बात ये भी कही गई है कि एक तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 अर्थात चौथी रिपोर्ट, साथ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 अर्थात 2019-21 के माध्यम से बहुआयामी गरीबी में हुए परिवर्तनों को भी दर्ज किया गया। अर्थात इसके आधार पर हम लोग यह कैलकुलेशन करने का प्रयास किए हैं कि हमारे देश में गरीबी में किस स्तर का परिवर्तन देखा गया है। इस रिपोर्ट में 36 राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश और 707 प्रशासनिक जिलों को शामिल किया गया है, यह हमको ध्यान में रखना है। साथ में अगर हम बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 एवं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के माध्यम से सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बहुआयामी गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। अर्थात हमारे राष्ट्र में गरीबी में कह सकते हैं एक सराहनीय सुधार देखने को मिला है। और इस पे एक रिपोर्ट यहाँ पर आपके सामने नजर आ रही है, जिसमें लिखा है कि 2015-16 की तुलना में 2019-21 के मध्य में जो रिकॉर्ड है 13.5 करोड़ अर्थात 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। अर्थात इस रिपोर्ट में यह बात बताई गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो 2023 में हमारी दूसरी रिपोर्ट आई है, इसमें कितने लोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर निकले हैं भारत में? उनका आंकड़ा है 13.5 करोड़। और कितने वर्षों में?
तो यह 5 वर्षों का टाइम फ्रेम है, क्योंकि 15-16 के पश्चात 19-21 की मध्य का यह फ्रेम है। साथ में अगर हम बात करें कि इसी कालखंड में जो बहुआयामी गरीबी से मुक्त लोगों की संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शीर्ष 3 राज्य कौन है। उत्तर प्रदेश में कितने लोग इस गरीबी सूचकांक से बाहर आए हैं, 3.43 करोड़। बिहार से कितने लोग बाहर आए हैं, 2.25 करोड़। और मध्य प्रदेश में कितने लोग इस गरीबी से बाहर निकले हैं, तो 1.36 करोड़ लोग इस सूचकांक से मतलब इस गरीबी से बाहर आए हैं। अर्थात यहाँ पर हम आगे बात करें तो वर्ष 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीबी लोगों की संख्या जो है, गरीब लोगों की संख्या एक कितनी थी, 24.85। कब, 2015-16 में। लेकिन जब 2019-21 का अर्थात 2023 का जब रिपोर्ट जारी हुआ, इसमें यह घट करके 14.96% हो गया। अर्थात कितने का सुधार हुआ है, तो करीब करीब 10% का सुधार हुआ है। अर्थात हमारे देश में गरीबी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। साथ में यह जो सुधार हुआ है, यह सर्वाधिक सुधार किस क्षेत्र में हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में जो 2000 कह सकते हैं 15-16 में गरीबी कितना थी, 32.59, वह घट करके कितना हो गई, 19.28% हो गई। कब, 2019 और 21 में। अगर हम इसी टाइम फ्रेम में बात करें तो जो शहर में गरीबी में गिरावट आई है, वह 8.65 से घट करके 5.27 हुई है। अर्थात गरीबी में ज़्यादा कमी कहाँ देखने को मिली है, शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि शहरी क्षेत्रों में कम सुधार हुआ है। अर्थात आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एक तथ्य ये भी देख सकते हैं कि 2015-16 एवं 2019-21 के मध्य भारत का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, अर्थात इसका जो मल्टी डायमेंशनल वैल्यू है, जो 2015-16 में कितना था, 0.117 था, यह अब घट करके 0.066 हो गया है। अर्थात ये भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे, सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। सर्वाधिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहाँ पर गरीबों में कमी आई है, तो उत्तर प्रदेश में। टोटल कितने गरीब इस इंडेक्स से बाहर आए हैं, तो 13.5 करोड़। यहाँ पर कितना सुधार देखा गया है, तो 9.89। ग्रामीण में कितना सुधार देखा गया है, शहर में कितना सुधार देखा गया है, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक घटी है। तो ये तमाम तथ्य हैं जहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं टू द पॉइंट। और ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सब टॉपिक मेंशन है, इसलिए यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की प्रॉपर संभावना है। इसलिए इसको हम पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा अगला रिपोर्ट आएगा, मतलब अगली जो क्लास होगी जिसमें हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे, उसमें हम और सेगमेंटों की बात करेंगे, तो उस पर भी आपको बहुत विस्तृत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। साथ में अगर हम बात करें कि जो यह रिपोर्ट है, यह प्रदर्शित करता है कि भारत वर्ष 2030 की जो निर्धारित समय सीमा है एसडीजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पहला लक्ष्य है, जिसमें हम कहते हैं कि जीरो पावर्टी, जो पहला इंडेक्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पहला गोल है, इसमें लिखा गया है कि जीरो पावर्टी होगी 2030 तक। लेकिन उसी का जो 1.2 सेगमेंट है, उसमें बताया गया है कि जो बहुआयामी गरीबी है, इसमें कम से कम हम आधे की कटौती तो कर ही लेंगे। अर्थात जैसे भारत में मान लेते हैं कि हमारी अगर टोटल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 24 पॉइंट इतना है, तो इसमें हम कट करके, अर्थात यह हमारा घट करके कितना होना चाहिए, तो करीब करीब 12% अगर हो गया, तो मान चलते हम आधे की कटौती कर लिए। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.2 का टारगेट रखा गया कि 2030 तक हम न्यूनतम आधे की कटौती करेंगे, भारत समय से पूर्व इस लक्ष्य को पूरा कर लेगा। ऐसा हमको यहाँ पर आंकड़ा स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि हमने मात्र इन 5 सालों में कितना कटौती करके देखा है, तो आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। हमने 9.89 अर्थात 10% का यहाँ पर हमने गरीबी में कटौती किया है। तो इस बात स्वाभाविक है कि हम लोग समय से पूर्व जो एसडीजी का लक्ष्य है, उससे पूर्व हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन लक्ष्य तो एक ही है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के साथ साथ हमारे देश से जो गरीबी है यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, केवल आधा ही नहीं बल्कि संपूर्ण गरीबी समाप्त हो जाए। उद्देश्य ही सरकार का भी रहे और हम लोगों का भी रहे। साथ में हम बात करें कि जो राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 है, इसमें कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसमें लिखा गया है कि बहुआयामी
गरीबी वाले शीर्ष राज्य अर्थात सर्वाधिक गरीबी कहाँ पर है, तो बिहार में सर्वाधिक गरीबी जो पहला रिपोर्ट था मतलब 15-16 में कितना था, 15-16 में 51.89% था और यह अब घट करके 33.76 हो गया है। इसी प्रकार झारखंड में गरीबी जो थी यह 42.1 थी लेकिन वर्तमान में 28.81 हो गया है। मेघालय में 32 था और ये घट करके 27.79 हो गया। उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं 37.68 से घट करके 22.92% और मध्य प्रदेश में 36.57 से घट करके 20.63% की कमी आई है। लेकिन यहाँ पर पूछ सकता है कि सर्वाधिक जो सुधार किया गया है या गरीबी में सर्वाधिक गिरावट कहाँ पर देखी गई, तो बिहार में सर्वाधिक गिरावट कहाँ देखी गई, बिहार में। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दूसरा रिपोर्ट है, इसमें लिखा गया है कि बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में सर्वाधिक कमी कहाँ देखी गई, तो बिहार में। क्योंकि बिहार में आप देख सकते हैं 51 से घट करके 33.76 अर्थात 18% की कमी आई है। इसी प्रकार आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं कितने की गिरावट आई है, तो 15.94% की, क्योंकि यहाँ पर 36 था और घट करके 20.63 हो गया अर्थात यहाँ पर भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा आई है। तो काफ़ी सुधार बिहार में हुआ है। उसके पश्चात सुधार सर्वाधिक कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। फिर उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा गया, 14.75% की कमी आई है और उड़ीसा में भी कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है और राजस्थान में। तो हम कह सकते हैं ये 5 राज्य अग्रेसिव तरीके से अपने राज्य में गरीबी को कम करने का भरपूर प्रयास किया है। इसलिए यहाँ पर आपको और भी पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पर जो बहुआयामी गरीबी है आप देख सकते हैं बहुत नॉमिनल है अर्थात नाम मात्र का है। इसी प्रकार अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव में बहुआयामी गरीबी सर्वाधिक है और वो भी 9.21% है, जबकि पांडुचेरी में सबसे कम है और पांडुचेरी में कितना है, लगभग आप देख सकते हैं 0.85%। लेकिन फिर भी अगर पूरे देश में बात किया जाए सबसे कम बहुआयामी गरीबी कहाँ है, तो केरल में है, पांडुचेरी में भी तो 8.5% मतलब 0.85% है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर आप देखिए लिखा है बहुआयामी गरीबी लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, राजस्थान में दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आपको इन तथ्यों को ध्यान में रखना है कि जिससे हमारे प्रश्न सहजतापूर्वक बन जाएं। यहाँ पर एक तथ्य और लिखा है, ये बहुत ज़्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य का जो पूर्वी चंपारण जिला है, इस पूर्वी चंपारण जिला में बहुआयामी गरीबी संख्या में सर्वाधिक कमी देखी गई है। 27.74% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कमी यहाँ पर आई। इसी प्रकार अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज जिला है, यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने की गिरावट दर्ज की गई है, तो 29.64% की। और इसी जो इतने तथ्य थे इन्हीं का एक संक्षेप यहाँ पर रिपोर्ट हमने आपके सामने लिख दिया है। तो एज इट इज वही है, आप पूरा पढ़ें या इसको पढ़ें, दोनों में कोई विशेष अंतर आपको नहीं मिलेगा। रिपोर्ट कब जारी हुई ये आंकड़ा है, यह जो रिपोर्ट है यह 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान का यहाँ पर बात किया गया है। कितना कमी आई है, तो 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर आए हैं। साथ में यहाँ पर गरीबी इतना से गिर करके इतना % हो गई है, अर्थात इतना % का सुधार हुआ है। साथ में यहाँ पर देखिए सर्वाधिक कमी कहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखी गई, उसके पश्चात बिहार में और मध्य प्रदेश में। यह किस आधार पर उत्तर प्रदेश कह रहा है, जबकि आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिहार देख रहे हैं। लेकिन आप इस आधार पर न देखिए, आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। अगर उसमें थोड़ा सा भी परसेंटेज में गिरावट आएगी तो जनसंख्या का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जनसंख्या की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक लोग उत्तर प्रदेश में इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर निकले हैं। जबकि परसेंटेज के आधार पर अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक लोग किस राज्य में गरीबी इंडेक्स से बाहर निकले हैं, तो वो बिहार होगा। तो उस आधार पर आपको उत्तर देना है, क्योंकि यहाँ जो लिखा गया है यह परसेंटेज के आधार पर लिखा गया है और जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है यह किस आधार पर बताया जा रहा है, संख्या के आधार पर बताया जा रहा है। देखा ना, गरीबों की संख्या, तो ये संख्या के आधार पर है। सर्वाधिक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है,
यह 32 से घट करके इतना है। मतलब जो ऊपर हमने बताया है उसी का यह संक्षेप पार्ट है। तो आप एक बार दोनों को देखने का पूरा प्रयास करेंगे और हमें यकीन है कि यदि आपने ऐसा किया तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से यदि आपके सामने प्रश्न आएगा तो 100% आप सही कर ले जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। इसी प्रकार हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर एक अलग से एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, तो आप लोग उसे भी देखने का पूरा प्रयास करिएगा। यहाँ पर 2-3 तथ्य और है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक और रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया है। इसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। तो इसी को कहते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपको स्पष्ट रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें अगर हम बात करें कि वैश्विक स्तर पर यहाँ पर भारत का कौन सा रैंक है, तो 67 रैंक। क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ट्रांजिशन की बात कर रहा है। ट्रांजिशन का तात्पर्य है कि हम अपने परंपरागत ऊर्जा के सोर्स से नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स में क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। और इसमें भारत एक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और इस आधार पर देखा जाए तो टोटल 120 राष्ट्रों में भारत को जो रैंक प्राप्त है यह 67 स्थान प्राप्त है। यहाँ पर कुछ अन्य बिंदु हमको बताए गए हैं, इसको भी हमको समझना है। भारत एकमात्र, ध्यान रखिएगा, छोटे राष्ट्र में अगर इस प्रकार का कोई ट्रांजिशन होता है तो वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक अगर बड़ी अर्थव्यवस्था इस प्रकार का सुधार करती है तो वह काफ़ी सराहनीय कदम होता है। यहाँ पर भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहाँ सभी आयामों में, अर्थात हम अगर कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स में, तो नवीकरणीय ऊर्जा के बहुत तेरे सोर्स हैं। उसमें हम लोग कह सकते हैं विंड एनर्जी है, सोलर पावर है, टाइडल एनर्जी है, बहुत से हाइड्रो पावर आते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी है, बहुत से ग्रीन एनर्जी के सोर्स हैं। इन सभी डायमेंशन पर भारत काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अर्थात यहाँ पर ट्रांजिशन की गति बहुत तेज है अन्य देशों की तुलना में। बड़े राष्ट्रों की बात हो रही। और अगर छोटे राष्ट्रों में बात करें तो सिंगापुर एकमात्र अन्य प्रमुख देश है। ये छोटा राष्ट्र है, बड़ा राष्ट्र तो नहीं है। साथ में अगर हम बात करें कि वर्ष 2014 के बाद वैश्विक औसत में जो सुधार है यह इतने दर से हुई है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में यह जो वृद्धि है बहुत कम हो गई, शिथिल हो गई है। 2014 से, आपको स्पष्ट रखिएगा, 2014 से जो वैश्विक औसत एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसमें सुधार काफ़ी तीव्र गति से देखा गया है। अर्थात 10% की वृद्धि हुई है। और इसके पीछे कारण भी बहुत बेहतर है, क्योंकि पेरिस जलवायु समझौता भी आ चुका था। और देखा जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी प्रेशर ज़्यादा एक्टिवेट हुआ। और इन सब का मिला जुला रूप यही रहा कि जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसमें सुधार काफ़ी बेहतर देखा गया। लेकिन पिछले 3 वर्षों में इसमें सुधार में थोड़ी शिथिलता आई है। उसका जो कारण है वह बेसिक तौर पर हम कोविड को भी दे सकते हैं, या फिर अन्य भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको कारण हो सकता है जो कोविड का यहाँ पर इफेक्ट है। इसके कारण यहाँ पर जो सुधार है इसमें थोड़ी शिथिलता देखने को मिली है। साथ में यहाँ पर बात करें कि जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें 120 राष्ट्रों में भारत को कितना मिला है, तो 67 रैंक मिला है। साथ में अगर हम बात करें कि इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो फर्स्ट रैंक पर स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है। उसके बाद के जोन है डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है। और शेष 10 देशों में फ्रांस है, जो एकमात्र G20 देशों में शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों को आप चाहें तो याद करें, चाहें तो याद ना करें, कोई विशेष समस्या नहीं है। भारत को आपको अवश्य याद करना है। भारत की रैंकिंग कितना है? 67 है। स्वीडन टॉप पर है। और G20 में मात्र एक राष्ट्र है जिसका नाम है फ्रांस, जो किस रैंक पर आता है? 7वें स्थान पर उपलब्ध है। साथ में यहाँ पर हम बात करें कि जो ये रिपोर्ट जारी की गई है ऊर्जा संक्रमण, यह 120 अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक विकास एवं वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, अधिगम संकेतकों और सुरक्षित, अस्थायी, किफायती तथा समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में संक्रमण की उनकी तत्परता के आधार पर ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन एवं मानदंड सुनिश्चित करता है। इस सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, अर्थात एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है। आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, यह कैसी संस्था है? यह एक NGO है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो यह
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी कुछ जानकारी थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम अगले तथ्य की बात करें, यह भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है, यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन गैस की प्राप्ति हुई है, और फास्फीन गैस की प्राप्ति यह इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जीवन विद्यमान है। अर्थात आप इसके विषय में देखिएगा कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने शुक्र के वातावरण में फास्फीन गैस की उपस्थिति की खोज की है। शुक्र के वायुमंडल के निचले स्तर में, अर्थात जैसे पृथ्वी का निचला स्तर क्षोभ मंडल होता है, उसी प्रकार शुक्र ग्रह का जो निचला लेयर है वायुमंडल का, वहाँ पर फास्फीन के उद्भव के लिए समान सूक्ष्म जीवों का योगदान बताया गया है। क्योंकि फास्फीन जो गैस है, इसकी उत्पत्ति का श्रेय जीवाणुओं को ही जाता है, सूक्ष्म जीवों को जाता है। इस आधार पर बताया गया है कि जो शुक्र का जो निचला वायुमंडल का लेयर है, यहाँ पर जो फास्फीन गैस है, इसके लिए सूक्ष्म जीवों का योगदान माना जा रहा है। फास्फीन का पता लगाना जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से इस गैस को उत्पन्न करने में मददगार हो सकता है। शुक्र के वायुमंडल में फास्फीन की प्रारंभिक खोज ने इस ग्रह पर, ध्यान रखिएगा, फास्फीन की प्रारंभिक खोज ने इस ग्रह पर जीवन की संभावना का पहला संकेत दिया है, क्योंकि फास्फीन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जीवन की संभावना विद्यमान है, अर्थात यहाँ पर सूक्ष्म जीव उपलब्ध हैं। चलिए, इसी के साथ आज का जो एपिसोड है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल हम लोग एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।